Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to this lecture series of इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का जो विषय है, जो मैटर ऑफ डिस्कशन है, उसका नाम है वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसको हिंदी में सामूहिक विनाश के हथियार कहते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार का मतलब क्या है? आप देखें यहाँ पे जो 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, सामूहिक विनाश और हथियार। मतलब कहने का आशय ये है कि यहाँ पे ऐसे हथियारों के विषय में बात हम करने वाले हैं जिसको इस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, इस उद्देश्य से बनाया गया है कि एक बड़े पैमाने पर जब भी कभी 2 देशों के बीच में युद्ध हो या 2 समूह के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध हो, तो उससे आबादी के एक बड़े हिस्से को टारगेट किया जा सके। मतलब ये जो हथियार हैं उनको इसी उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि एक बड़े हिस्से को वो टारगेट करें। मतलब जब उस वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक बहुत बड़े एरिया में जो लोग रह रहे हैं उससे प्रभावित होंगे। और आप देखें, स्टार्टिंग में आप देखें जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और उसने क्या किया कि अपने आप को तकनीकी तौर पर, सामरिक तौर पर उसने जो है अपने आप को बेहतर बनाया। और आप देखें ईयर बाय ईयर जो है उसने अपने वेपन्स को जो है डिज़ाइन किया, उसको एडवांस बनाने की कोशिश की। आप देखिए कभी इंसान जो है पत्थरों के हथियार का इस्तेमाल किया करता था, फिर जैसे जैसे उसको धातुओं का ज्ञान हुआ उसने धातुओं के हथियार बनाए। और जब उसको एटम्स के बारे में जानकारी हुई, जो केमिकल का किस हद तक प्रयोग किया जा सकता है एज ए टूल ऑफ, एज ए वीपन, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसने क्या किया कि एक तरह से अपने आप को अपग्रेड किया। और विशेष रूप से आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखें जो युद्ध करने के तरीके हैं वो बिल्कुल बदल गए। और विशेष रूप से एटम बम के आने के बाद से हम देखते हैं कि पूरा जो ये सिनेरियो था, जो युद्ध करने का जो तरीका था वो बिल्कुल बदल गया। और अगर हम बात करें केमिकल वेपन की, सॉरी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें, सामूहिक विनाश के जो हथियार है अगर उनके विषय में हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 प्रकार के, यहाँ पे आप देखते हैं 4 प्रकार के इसमें वेपन शामिल हैं। कौन कौन से हैं? वैसे आमतौर पे जब भी आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, सामूहिक विनाश के हथियार के विषय में बात करते हैं, तो आपके जहन में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन आता है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन के अलावा और भी कुछ हथियार हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल वेपन। ऐसे वेपन जिससे क्या होता हो कि विकिरण होता हो और जिसके कारण क्या है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो सकता है। या फिर केमिकल वेपन की बात करें या बायोलॉजिकल वेपन की, सपोज कि जैसे बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या है कि बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करती हैं या फिर केमिकल वेपन का। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2013 में सीरिया में, जब आप देखिए 2011 में गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली सीरिया से हम देखते हैं कि शुरुआत होती है अरब स्प्रिंग की। और अरब जब सीरिया में प्रोटेस्ट होते हैं, जो बशर अल असद का जो रिजीम था, जो शासन प्रणाली थी, उसके विरुद्ध, तो फिर क्या हम देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ पे सरकार जो है, जो प्रोटेस्टर हैं उनके खिलाफ क्या करती है, सरीन गैस का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद फिर यूएन के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है कि ताकि सीरिया को रोका जा सके, ताकि वो इस तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग ना करें। तो इसमें 4 प्रकार के जो वेपन्स हैं वो शामिल हैं, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और इसके अतिरिक्त आप देखें विशेष रूप से जब भी हम बात करते हैं तो इस डिस्कशन के सेंटर में, इस चर्चा के केंद्र में जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1945 में अमेरिका ने मैक्सिको, आप जानते हैं कि मैक्सिको एक स्टेट है, एक स्थान है अमेरिका के अंदर, और वहाँ पे अमेरिका ने मैक्सिको के मरुस्थल में ट्रिनिटी नाम का एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। और ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट
था। मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। और हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा नामक स्थानों पे जापान के अंदर परमाणु बम से का प्रयोग किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो जो डायरेक्शन था पूरा युद्ध का वो बिल्कुल बदल गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में एक होड़ मच गई। उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे भी हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल को विकास कर लें। और वैसे भी आप देखें न्यूक्लियर वेपन जो है वो अपने आप में बहुत ही निर्णायक युद्ध है। तो अमेरिका ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, अपने वर्चस्व को, अपनी हेजीमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम सामरिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत हैं दुनिया के अन्य देशों की तुलना में। और देखिए ये जो अमेरिका ने गुप्त तरीके से सीक्रेट वे में न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया, तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बनी। और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है जो साम्यवाद का प्रसार हो। आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में बढ़ जाती है। एक तरफ सोवियत यूनियन होता है और दूसरी तरफ अमेरिका होता है। फर्दर आप देखते हैं कि अमेरिका साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए वो 3 तरह की रणनीतियां अपनाता है। कौन कौन सी रणनीति है? काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी, ये हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी, काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी, और एक इसमें एक पॉइंट मैंने और ऐड किया है जिसको अमेरिका ने अडॉप्ट किया था, एक्सटेंडेड डिटरेंस, जिसको हिंदी में विस्तारित निरोध कहते हैं। पहले समझते हैं कि काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी क्या है। काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी एक ऐसी रणनीति है, युद्ध करने का एक ऐसा तरीका है जहां पर आप दुश्मन देश के जो सैन्य ठिकाने हैं, सपोज कि आप देखें इंडिया की अगर बात करें तो जहां जहां पे न्यूक्लियर वीपन्स रखे गए हैं, देखिए न्यूक्लियर वीपन्स को तो आप ऐसे कहीं नहीं रख सकते हैं उठा करके। जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगी, जहाँ पर उसको ठीक तरीके से रखा जा सके, जैसे आपने तारापुर का नाम सुना होगा, तो ऐसे स्थान जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हों उनको टारगेट किया जाता है काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी में। दूसरी क्या है कि काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी, यहाँ पर क्या है कि टारगेट क्या होता है, टारगेट या तो सिविलियन होते हैं, आम नागरिक होते हैं, और इंडस्ट्रीज होती हैं, जो जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ से बिजली का प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ से आपकी ऊर्जा जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हों। तो काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी में देखिए जो इसमें एक टर्म है वैल्यू, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो काउंटर वैल्यू का इसमें क्या कि ऐसे वैल्यूएबल एसेट या ऐसे वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज या ऐसे वैल्यूएबल नागरिक जो बहुत मायने रखते हैं किसी कंट्री के लिए, उसको टारगेट करते हैं। और तीसरा क्या कि अमेरिका ने क्या किया कि एक्सटेंडेड डिटरेंस की पॉलिसी को अपनाया। अमेरिका ने ये कहा कि जो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, विशेष रूप से जो नाटो के मेंबर हैं, अगर उनमें से किसी के ऊपर अटैक होता है तो ये हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा और फिर हम इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, मतलब उसका प्रतिशोध लेंगे, उसका बदला लेंगे। और विशेष रूप से आप देखें कि ये जो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 4 अप्रैल को 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पर, सामूहिक सुरक्षा आप कह सकते हैं। हालांकि ये देखिए एक बात और भी है, कभी हम इस टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे, आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सामूहिक सुरक्षा जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं और कलेक्टिव डिफेंस, ये दो अलग अलग शब्दावलियां हैं, इसमें दो में अंतर होता है। आप गूगल कर लीजिएगा या कभी हम आगे की किसी क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अमेरिका ने ये 3 रणनीति अपनाई, काउंटर फोर्स, काउंटर वैल्यू और एक्सटेंडेड डिटरेंस। मतलब उसने कहा कि अगर हमारे किसी मित्र राष्ट्र पर भी अगर अटैक होता है तो हम उसको अपने ऊपर अटैक मानेंगे और उसके प्रतिशोध के लिए फिर क्या कि हम काउंटर अटैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज थी और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि काउंटर फोर्स स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, काउंटर वैल्यू स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि
1945 के बाद से फिर क्या कि दुनिया के अलग-अलग देशों में एक होड़ मच जाती है न्यूक्लियर वेपन्स को विकसित करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने 1945 में अमेरिका ने 9 अगस्त, यहाँ पे मैं डेट भी मेंशन कर दे रहा हूँ, 9 अगस्त को 1945 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। कहाँ पे किया? मैक्सिको के जो मरुस्थल हैं, जो रेगिस्तान है मैक्सिको के, वहाँ पे उन्होंने अपना टेस्ट किया। हाँ, 6 और 9 अगस्त को किया गया था। इसने वहाँ भी कंडक्ट किया था साइमल्टेनियसली, वहाँ भी उसने टेस्ट को कंडक्ट किया था। ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको, जो है फर्स्ट न्यूक्लियर जो नहीं आपका वैसे कहना सही है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो यही पढ़ा है। इसे ये तो डेट मुझे भी याद है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है उसने दो अलग अलग स्थानों पर कंडक्ट किया था, मतलब बॉम्ब को गिराया था। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप समझिएगा, ठीक है ना? दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक जिसे आप टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, ये एक अलग फिनोमेना है। आप न्यूक्लियर अटैक को न्यूक्लियर टेस्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट से, हाँ, मेरी थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया, मैंने डेट गलत मिस की है। 16 जुलाई, ठीक है, सही है। ये जो 9 अगस्त को जो है, 9 अगस्त को, सॉरी, ये मिस्टेक थोड़ी सी हो गई। 9 अगस्त को अ, अमेरिका ने, सॉरी, 9 अगस्त को रसिया ने कंडक्ट किया था। ये डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है। एक तो कभी कभी क्या होता है कि डेट्स वगैरह ऊपर नीचे हो जाती है, ये तो अपने आप में एक ह्यूमन एरर है। और क्लास में ऐसे दो लोग होने चाहिए जिन्होंने चीज़ों को पढ़ा हो। सपोज़ कि अगर कभी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, देखिए कोई, यहाँ पे मैंने कई सारे टैब्स खोल रखे हैं। अब कोई है जो क्लास में एंटर करना चाहता है और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मेरे लिए उसको इंसर्ट करना, एडमिट करना क्लास में। इस सिस्टम की भी अपनी एक लिमिटेशन है। आप बहुत सारे फाइल्स और बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं इस पे चला सकते हैं, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो ये 9 अगस्त को रसिया ने किया था, ठीक है ना? 9 अगस्त को 1949 में रसिया ने किया था और 16 जुलाई को कंडक्ट किया था। 16 जुलाई को किया था और ये ट्रिनिटी नाम का टेस्ट था और इसको मैक्सिको के मरुस्थल में किया था। अगर आप कभी जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया ने टेस्ट कहाँ कंडक्ट किया था, जैसे पोखरण में किया था, तो वो भी अब एक तरह से मरुस्थलीय एरिया है। तो ये मैक्सिको के जो मरुस्थल हैं उसी में इसने इस टेस्ट को कंडक्ट किया था। हाँ। और फिर हम देखते हैं कि 1949 में जो है रसिया ने कंडक्ट किया था, 1952 में जो है ग्रेट ब्रिटेन ने कंडक्ट किया था और 1960 में फ्रांस ने किया था और 1964 में, आप देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ याद रखने के लायक है कि 1962 में चाइना जो है इंडिया पर अटैक करता है और 1964 में नेहरू की डेथ होती है, राइट? और इसी के अराउंड जो है चाइना जो है टेस्ट को कंडक्ट करता है और फिर जो है इंडिया के अंदर भी एक आवाज़ उठने लगती है एक तरह से कि इंडिया को भी जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए। और विशेष रूप से जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो इस दिशा में वो कदम उठाते हैं, जो भारत के विशेष रूप से जो वैज्ञानिक हैं उनको वो
निर्देशित करते हैं कि वो इस दिशा में काम करें और न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करें। आमतौर पे इंडिया का जो शुरू से स्टैंड रहा था वो ये है कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेगा, वो एक पीसफुल नेशन की तरह रहेगा और न्यूक्लियर एनर्जी का वो प्रयोग कब किस तरह से करेगा, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि 1962 में आप देखिए बैक टू बैक इंडिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं ना, 1962 में, फिर 1962 में चाइना ने अटैक किया, 1965 में जो है पाकिस्तान ने अटैक किया। तो एक तरह से इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करे। और फर्दर हम देखते हैं कि इजराइल ने जो है 1966 में जो है न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। अच्छा देखिए, इजराइल की अगर हम बात करें तो एक तरह से वो डेलीब्रेट एम्बिग्यूटी को अपनाता है। मतलब वो स्पष्ट रूप से दुनिया के किसी भी मंच पर ये नहीं कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि 1966 में ही उसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था और फिर अगेन उसने 1979 में साउथ अफ्रीका के साथ न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। देखिए साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है एडवर्ड आइलैंड, और ये जो आइलैंड है ये अफ्रीका के क्षेत्र में आता है। मतलब इस पे अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का अधिकार है। और यहाँ पर सामूहिक रूप से साउथ अफ्रीका ने और इजराइल ने सामूहिक रूप से यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन है कि अफ्रीका और इजराइल ने सामूहिक रूप से टेस्ट को कंडक्ट किया है, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। मतलब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको पब्लिक डोमेन में बहुत समय के बाद लाया जाता है या उसको लाया ही नहीं जाता। अमेरिका के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इसको मेंशन किया गया था, और ये आशंका दुनिया के अलग अलग देशों ने उसी वक्त आशंका जताई थी कि साउथ अफ्रीका और इजराइल ने सामूहिक रूप से इस टेस्ट को कंडक्ट किया है। लेकिन कभी भी जो है इजराइल ने प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के किसी भी मंच पर ये नहीं इस बात को अडॉप्ट किया, और आज भी जो है इजराइल कभी भी ये नहीं कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि जब जो है हमास और इजराइल के बीच में तनाव बहुत बढ़ गए थे तो इजराइल के एक मंत्री ने कहा था कि गाजा के ऊपर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके पास में परमाणु बम है तभी तो वो परमाणु बम गिराने की बात कर रहे हैं। मतलब जिसके पास परमाणु बम हो ही ना, वो परमाणु बम गिराने की बात कैसे कर सकता है। फर्दर हम देखते हैं कि 1974 में इंडिया जो है अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। हालांकि वो टेस्ट जो है उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं कि 1998 में अगेन अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। और उसी समय पाकिस्तान में एक जगह है चगाई हिल्स नाम की, आप नोट कर लीजिए चगाई हिल्स। तो चगाई हिल्स नामक स्थान पर जो है पाकिस्तान अपने टेस्ट को कंडक्ट करता है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए हैं उसमें मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 हफ्ते का गैप है। आप गूगल करके देख लीजिएगा अपने लेवल पे। और फिर 2006 में जो है नॉर्थ कोरिया जो है अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि 1945 के बाद से दुनिया के अलग अलग देशों में क्या है कि जो परमाणु हथियार हैं उसका विस्तार हो रहा है, एक तरह से उसका प्रसार हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बाद वो किस तरह की रणनीति अपनाता है। जैसे कि आपने इंडिया के बारे में सुना होगा कि इंडिया नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट कर रखी है। तो दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो अलग अलग तरह का उनका एक तरह से नज़रिया है न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के। और एक बात ये भी है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि बात की जाती है इजराइल के बारे में कि वो न्यूक्लियर ओपेसिटी को अडॉप्ट करता है। मतलब क्या
कि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन तो है, लेकिन वो कभी भी इस बात को डिक्लेयर नहीं करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और दूसरी तरफ ये क्या है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास तकनीकी रूप से देखें या सामग्री की दृष्टि से देखें तो वो सारी तकनीकी सारे संसाधन उस देश के पास में, लेकिन फिर भी क्या है कि उसने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं किया है। वो चाहे तो 5 मिनट के अंदर, विशेष रूप से जापान के विषय में कहा जाता है कि क्या है कि वो लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी उसके पास में है, मतलब वो 5 मिनट के अंतराल में, सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में, मतलब कम न्यूनतम समय में क्या है कि वो न्यूक्लियर वेपन को विकसित कर सकता है। और अगर आप बात करें कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है किस उद्देश्य के, मतलब किस उद्देश्य के लिए जो है इसको विकसित किया है दुनिया के अलग अलग देशों ने, तो विशेष रूप से आप देखें इसका जो आविष्कार किया गया है, जो इसको विकसित करने की एक होड़ है, सबसे पहले क्या कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। इवन आप देखें 1965 के बाद से ही, 65 नहीं बल्कि 62 के अराउंड से ही हम जब देखते हैं कि चाइना ने हमारे ऊपर में अटैक कर दिया न्यूक्लियर, तभी से जो है इंडिया की चिंताएं बढ़ गई और इंडिया ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। वैसे आप देखें इंडिया के अंदर जो परमाणु ऊर्जा पे काम करने का काम जो शुरू हुआ था वो नेहरू के टाइम से ही शुरू हो गया था। होमी जहांगीर भाभा ने जो है उस एरिया में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन न्यूक्लियर, देखिए बात ये कि ना जो न्यूक्लियर जो मटेरियल्स हैं उसके अंदर दो तरह की क्षमताएं हैं। एक ये कि आप उसको अपनी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप उसको जो है वीपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए भी उसको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, ठीक। दूसरा ये कि आत्मसम्मान के लिए, और तीसरा क्या, डिटरेंस के लिए, मतलब निरोध के लिए, मतलब क्या कि सामने वाला सामने वाले को भी ये लगे कि हाँ हमारे अंदर भी इस बात, हमारे अंदर क्षमता है कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें ईरान कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करे और ये जो जो वेस्ट एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है, वेस्ट एशिया में जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, इसको बदल दें। आप देखते हैं कि इसराइल कभी भी किसी भी कंट्री में जो है बम्बार्डिंग कर दे रहा है, उसके एक पीछे कारण ये भी है कि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि बड़े पैमाने पर वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं, उसका प्रयोग इसराइल उसके ऊपर करे। सपोज कि अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर फुल स्केल वार स्टार्ट हो गया, अभी आप जो वार देख रहे हैं, कभी जो है लेबनान से अटैक हो रहा है, कभी जो है गाजा से अटैक हो रहा है, और जो यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो प्रॉक्सी वार को कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये फुल स्केल वार नहीं है, बल्कि क्या है कि एक न्यूनतम स्तर पर, एक छोटे स्तर का ये युद्ध है। फुल स्केल वार में फिर क्या होता है कि एक देश जो है अपनी पूरी क्षमता का, पूरी जितनी उसकी क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ जो है वो अटैक करता है। और इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन है एक तरह से वो डिटरेंस का काम करता है। डिटरेंस का मतलब क्या कि अगर कोई देश अगर जब न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लेता है तो एक तरह से वो न्यूक्लियर डिटरेंस को भी हासिल कर लेता है। कैसे, उसको भी मैं समझाता हूँ। न्यूक्लियर डिटरेंस का सीधा सा मतलब ये है कि आपके अंदर फिर क्या है कि आपके अंदर रिटेलिएट करने की, आपके अंदर क्या है कि उसका प्रतिकार करने की, उसका प्रतिशोध लेने की क्षमता है। तो जब भी कोई एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करेगा, और विशेष रूप से ऐसी कंट्री के ऊपर जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो इससे फिर क्या है कि जो कॉस्ट है, आपने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें आपने पढ़ा था ना कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री वार में तब जाता है जब वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है। पहले ये कि उस युद्ध में उसको जीतने की, मतलब उसको विनिंग की, उसको जीतने की कितनी संभावनाएं हैं, एक तो ये भी उसको कैलकुलेट करता है। दूसरा ये कि उस वार को कंडक्ट करने का की कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी लागत कितनी आएगी, कितने बड़े पैमाने पर हमें नुकसान पहुंच सकता है और कितना हमें हानि हो सकती है। तो आप अगर देखें, अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा कि मतलब एक दूसरे के ऊपर जो अटैक कर दें, तो ये जो पॉसिबिलिटी है जीतने की, ये तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई बचेगा ही नहीं। और दूसरा ये जो कॉस्ट है इसको कंडक्ट करने की, वो इतनी ज़्यादा कि कोई भी देश
अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका फिर अस्तित्व ही शायद नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो वो फिर इस लायक नहीं रहेगा कि वो दोबारा खड़ा हो सके। आज भी देखें जापान में जो है हिरोशिमा नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक किया गया था, आज भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे यहाँ तक कि जो अभी भी जो लोग वहाँ पर पैदा होते हैं, आप देखें उनके अंदर उस रेडिएशन का इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये जो डिटरेंस है एक तरह से क्या है कि वो प्रतिरोध को उत्पन्न करता है। मतलब क्या कि युद्ध की संभावनाओं को, जो संभावनाएं, जो पॉसिबिलिटीज हैं युद्ध की, उसको वो कम कर देता है। और परमाणु प्रसार को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, केनेथ वॉल्टज की बात करें, आपने पढ़ा होगा केनेथ वॉल्टज के बारे में। वो बात करते हैं बाइपोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वो बेहतर थी, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड से, न्यूक्लियर वेपन के प्रसार से क्या होगा कि इससे क्या होगा कि स्थिरता आएगी, और कोई भी स्थिरता कैसे आएगी, क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये युद्ध की संभावनाओं को जो है समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसकी जो कॉस्ट है इस वार को कंडक्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोई भी जो देश है वो इस तरह के वार में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ एक और थिंकर है जिसका नाम है, आप नोट कर लीजिएगा, स्कॉट सैगन। तो स्कॉट सैगन एक थिंकर हैं, वो न्यूक्लियर वेपन के प्रसार को एक निराशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ नॉन स्टेट एक्टर भी हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, और विशेष रूप से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नॉन स्टेट एक्टर हैं बेसिकली, तो वो इस बात की आशंका जताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें बांग्लादेश की अगर बात करें, अभी आप देखें एक अस्थिर कंट्री है, या पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ की राजनीति में जो है क्या है कि सेना का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जो इस बात को चाहता हो कि किसी भी तरह से जो है, अगर उसकी ये मंशा हो कि वो चाहता हो कि हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग करेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, हम रहें या ना रहें, हमारा वजूद बाकी रहे या ना रहे, लेकिन हम सामने वाले के वजूद को मिटा करके रहेंगे। तो इस केस में फिर क्या है कि अगर ये जो न्यूक्लियर वेपन किसी गैर जिम्मेदार संगठन के हाथ में लग गया, या एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग गया जो अकाउंटेबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे, जब जब पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एक थिंकर हैं जिनका नाम है निकोलस ओनफ का, आपने नाम सुना होगा, निकोलस ओनफ का आपने नाम सुना होगा, निकोलस ओनफ। और इसके अलावा एक और थिंकर हैं, ये बहुत ही फेमस उनका कोट है, मुझे याद नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है, अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है किसका, वो एक और थिंकर हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो वहाँ पे वो ये कहते हैं कि मैं आपको बता दूंगा क्या नाम है उनका, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए ब्रिटेन के जो है 100 न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के 4 न्यूक्लियर वेपन से की तुलना में कहीं ज़्यादा जो है क्या है, हार्मफुल है, या उसको संदेह की दृष्टि से देखता है। मतलब क्या कि परसेप्शन के बारे में बात करते हैं ये, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। अनार्की एक बहुत ही फेमस कोट है, अनार्की इज व्हाट अनार्की एक्चुअली कभी क्या होता है ना कि आप कभी जब दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो
अलेक्जेंडर वेंट, ठीक है ना, अलेक्जेंडर वेंट, आपने पढ़ा होगा अलेक्जेंडर वेंट के बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो वो बात करते हैं परसेप्शन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो परसेप्शन है उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है। परसेप्शन इन द सेंस ये कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो अगर हम स्कॉट सैगन के कॉन्सेप्ट को या उनके जो विचार हैं परमाणु प्रसार के, अगर उसको हम अलेक्जेंडर वेट के विचारों से और कनेक्ट करके देखें तो हमें काफ़ी हद तक समानता दिखाई देती है। वो कहते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें परसेप्शन के ऊपर है कि कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री किसी टेस्ट को या किसी भी प्रकार के संबंधों को या किसी भी प्रकार की गतिविधि को किस रूप में वो कंडक्ट करता है। मतलब क्या, आप देखें नॉर्थ कोरिया को अमेरिका संदेह की दृष्टि से देखता है, और जबकि वो इंग्लैंड को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता है, इसराइल को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता है, या इंडिया को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि परसेप्शंस अलग अलग हैं, दोनों के बीच में जो संबंध है वो एक जैसे नहीं है। तो स्कॉट सैगन ये कहते हैं कि परमाणु हथियारों के प्रसार से बड़े पैमाने पर हिंसा होने की संभावना है, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन, तबाही होने की संभावना है। तो ये दो अलग अलग विचारक हैं जिनकी दो अलग अलग मान्यताएं हैं। एक ये कहते हैं कि इससे स्थिरता आएगी जब दुनिया के सभी देश जो है सबके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा। दूसरी तरफ स्कॉट सैगन ये कहते हैं कि कुछ स्टेट कैसे होते हैं, फेल्ड स्टेट होते हैं, जिनका कंट्रोल नहीं होता है पूरी तरह से अपने देश के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में अगर ये न्यूक्लियर वेपन किसी ऐसे संगठन के हाथ में लग जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसका वो प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में कर सकता है, तो उससे बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर पोस्टर के बारे में, एक मिनट, काफ़ी मैंने इसको पेंट कर दिया, थोड़ा सा इसकी सफाई कर दें। अगर हम बात करें न्यूक्लियर पोस्टर के बारे में, नाभिकीय दशा के बारे में बात करें, तो देखिए कि ये जो न्यूक्लियर पोस्टर का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि एक स्टेट विषम परिस्थितियों में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, विशेष रूप से जब उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक की संभावना बनी हो या उसे इस बात की आशंका हो कि जो दुश्मन देश है उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक का इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक है उत्प्रेरक दशा जिसको कैटलिस्ट पोस्टर कहते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री इस बात की धमकी देता है कि अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई सुपर पावर इंटरवीन करता है तो फिर क्या है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी इसराइल में और लेबनान में लड़ाई चल रही है, इसराइल या गाजा में चल रही है। अब सपोज कि उसमें रसिया जाकर के इंटरवीन करे, रसिया अपने आप एक सुपर पावर है, तो इसराइल का शुरू से ही ये पोस्टर रहा है कि अगर हमारे मसले में कोई थर्ड पार्टी के या कोई सुपर पावर इंटरवीन करता है तो फिर उस केस में क्या कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कभी भी इसराइल ने दुनिया के किसी भी मंच से खुले तौर पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। और आप देखेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मैड का। मैड क्या है? MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एक्चुअली देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इस बात की गारंटी देता है कि अगर किसी देश के ऊपर कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक करती है तो उसके बाद फिर क्या होगा कि उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक की जाएगी। सपोज इंडिया का क्या कहना है कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि हम पहले जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या है कि वो इंडिया क्या करता है कि सेकंड स्ट्राइक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, एश्योर्ड रिटेलिएशन। मतलब क्या, सुनिश्चित रूप से वो उस हमले का जवाब देगा। अगर कोई कंट्री इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करती है तो फिर वो निश्चित रूप से उसका जो है अटैक, न्यूक्लियर वेपन का अटैक जो है न्यूक्लियर वेपन से देगा। और इसको बोलते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे क्या है कि दोनों देशों के अंदर सामूहिक रूप से और निश्चित रूप से जो है बर्बादी होगी। और तीसरा क्या है कि असिमेट्रिक एस्केलेशन।
असमान वर्धन या बढ़ोतरी जिसको आप कह सकते हैं। सपोज कि अगर किसी कंट्री के ऊपर जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं असिमेट्रिक एस्केलेशन को, जैसे कि पाकिस्तान और फ्रांस की बात कर लें, ये दो कंट्रीज असिमेट्रिक एस्केलेशन को, असमान वर्धन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर इन केस अगर हमारे ऊपर कोई कन्वेंशनल वीपन से भी हथियार करता है, सपोज कि कोई किसी ने मिसाइल मार दी, तो उस केस में भी वो उसका जवाब न्यूक्लियर वीपन से दे सकते हैं। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होगा तभी वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अगर उनको लगेगा कि हमारी जो सॉवरेंटी है या जो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको किसी भी प्रकार का खतरा हो रहा है, तो उस केस में वो इस बात को नहीं देखेंगे कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, बल्कि क्या है कि वो एसिमेट्रिक एस्केलेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हुए वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। इस कॉन्सेप्ट को कौन कौन फॉलो करते हैं? पाकिस्तान और फ्रांस। फर्दर आप देखें कि दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं कि जिनके पास पहले न्यूक्लियर वेपन था, फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि बाद में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने स्वैच्छिक दृष्टि से, स्वैच्छिक रूप से अपने उसके पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे, जो परमाणु हथियार थे, उसको उसने डिसमेंटल कर दिया। इसके अलावा आप देखें यूक्रेन की हम बात करें, देखिए पहले ये जो यूक्रेन है, बेलारूस है, ये कभी जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, और जब ये यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो इन्होंने अपने जो परमाणु हथियार थे, स्पेशली यूक्रेन की बात करें या बेलारूस की बात करें और कजाकिस्तान की बात करें, तो इन कंट्रीज ने क्या किया कि इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन को जो है रूस को सौंप दिया। और आगे की स्लाइड में क्या चीज़ें हैं, आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन के प्रसार को लेकर के जो अलग अलग समय पर जो संधियां की गई हैं, जो ट्रीटीज की गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत पहले से कदम उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, न्यूक्लियर वेपन को जो है डेवलप किया गया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है 16 जुलाई को अमेरिका ने किया, 16 जुलाई को अमेरिका ने किया, फिर 9 अगस्त को जो है रसिया ने किया। ये सारी डेट्स हैं, जैसे कि 1949 में किया था 9 अगस्त को, और 16 जुलाई को जो है 1945 में अमेरिका ने किया था। तो कहीं पहले, इससे पहले जैसे कि आप देखिए, आपने जिनेवा कन्वेंशन के बारे में नाम सुना होगा, आपने जो जिनेवा कन्वेंशन है इसके बारे में आपने सुना होगा। 1925 के अराउंड में यहाँ पर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं यूपी पीजीटी के पेपर का एनालिसिस कर रहा था, तो वहाँ एक क्वेश्चन देखने को मिला, और भी ये कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, दुनिया के अंदर जो है जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था निशस्त्रीकरण के ऊपर, वो कब किया गया था? तो ये फरवरी 1932 से लेकर के 1934 तक ये जो है ये कॉन्फ्रेंस चला। और बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस था, हम देखते हैं कि ये लीग ऑफ नेशन के तत्वाधान में चला, ठीक है ना। तो इसको आप हमें याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को लेकर के जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? 1932 से लेकर के 1934 के बीच में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे उस क्वेश्चन में प्लेस का नाम पूछा गया था कि किस स्थान पर, किस जगह पर जो है ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे की क्लास में हम और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस की, तो दुनिया के लगभग 60 देशों ने इसमें भाग लिया था, और विशेष रूप से जो उस समय के मेजर पावर्स थे, जो सुपर पावर थे, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बात करें हम, तो इन सारे देशों ने उसमें भाग लिया था। और अगर क्वेश्चन की बात करें कि हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देखिए यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी। लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी का मतलब क्या? कि एक ऐसा देश जिसके पास में जो
सारी योग्यताएं हैं, सारी क्षमताएं हैं, सारी तकनीक जिसके पास में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट को उसने कंडक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्षमता की वो विद इन 5 मिनट क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो वो कंट्री कौन सा है? जापान है। और इसके अलावा आप देखें, इस जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कल की क्लास तो और भी इम्पोर्टेंट होने वाली ही है आज की तुलना में। आज की भी हमने काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं, हालांकि ये मेरी बहुत पहले के नोट्स हैं, लगभग 2 साल पुराने नोट्स हैं ये मेरे, लेकिन मैंने उसमें क्वेश्चन ऐड करा। देखिए, काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी को आप देख लीजिए ना। काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी और काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए, काउंटर फोर्स स्ट्रेटजी हो गया और काउंटर वैल्यू स्ट्रेटजी। तो ये क्वेश्चन हम जब ग्रुप में शेयर करेंगे तो आप उसको अपने स्तर पर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना था कि किस पर्टिकुलर डेट में किस कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया है। तो वो पर्टिकुलर जो डेट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी रिपीट होते हैं, आप देखें, अगर ये जो पिछला पेपर हुआ है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, उसमें आपने देखा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन है या जो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपकी साइड से गलत नहीं होने चाहिए। उसको आप कोशिश करें कि आप उसको ठीक करके आएँ। और क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? मैंने वैसे इसी स्लाइड में ऐड किया था, होना चाहिए ज़रूर ये क्वेश्चन। वैसे ये, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है जुलाई 2018 में। इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि which one of the following is the sequential order of the following states becoming nuclear powers। तो देखिए, सिंपल सी बात है, 16 जुलाई को 1945 में अमेरिका ने कंडक्ट किया, और 9 अगस्त को 1949 में जो है रसिया, हम कह सकते हैं, यूएसआर कह सकते हैं, सोवियत यूनियन कह सकते हैं, यूएसएसआर ने किया। 1952 में ब्रिटेन ने किया। 1960 में फ्रांस ने किया। 1964 में चाइना ने किया। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका ने कंडक्ट किया, राइट? सबसे पहले अमेरिका ने किया, फिर सोवियत यूनियन ने किया। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। बाकी थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? फर्दर हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटेन, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1945, 1949, 1952, 1960, 1964। ओके, ये 4 डेट्स हैं, ये सारी डेट्स है। तो इसको आप याद करके रखिएगा। और देखिए, चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकते हैं ऐसे कि 1962 में जो है चाइना ने अटैक किया, 1964 में से टेस्ट को कंडक्ट किया। और अमेरिका का तो आप जानते ही हैं, और रसिया का थोड़ा सा याद कर लीजिए, रसिया का और ब्रिटेन का। तो 2 तो आप आसानी से आपने याद कर लिया, ठीक है ना? बचा कौन कौन सा? ये 3 बचे, इसको आप थोड़ा सा अपने लेवल पे
रिवाइज़ करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएँगी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं, तो वो पूछ सकते हैं। हुँ।